चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 7 की। और सबको पता है कि चैप्टर 7 का जो नाम है वो है इंटीग्रल्स। और हिंदी में इसे समाकल्य कहा जाता है। जे मनु कहिए, समाकल्य। तो समाकल्य उसी को समझ में आएगा, सबसे पहली चीज़ जिसको अवकलन समझ में आया होगा या अवकल्य समझ में आया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानेंगे कि आखिर जो एक सामान्य अर्थ क्या होता है डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का। तो हम लोगों ने मोटा मोटी समझा था कि किसी एक बड़े चीज़ से छोटे छोटे चीज़ों का या छोटे छोटे चीज़ों के रूप में तोड़ना हो तो हम लोग उसको बोलते हैं कि उसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, मतलब कोई बड़ा एरिया दिया है, उसमें छोटा एरिया का क्षेत्रफल क्या होगा ये निकालना है, तो उसको डिफरेंशिएट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए पूरा x है तो इसका एक छोटा सा हिस्सा dx कहलाएगा, एकदम छोटा सा हिस्सा, एकदम मतलब स्मॉल से स्मॉल जो पार्ट है उसका जो पॉसिबल हो उसको हम लोग dx बोलते हैं। x का इन्फिनिटेसिमल जो हिस्सा है, एकदम अत्यंत सूक्ष्म हिस्सा। तो कोई बड़ा क्षेत्र से छोटा क्षेत्र का मान निकालना, क्षेत्रफल निकालना या उसका वैल्यू निकालना, उसको निकालने के लिए डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब डिफरेंशिएट में हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं, उसको तोड़ते हैं। लेकिन इंटीग्रेट क्या है, मैंने कहा था कि इंटीग्रेशन वास्तव में डिफरेंशिएशन का एक अपोजिट है, एक इन्वर्स प्रोसेस है। आज ये शुभम आ जाइए, हम आशीष बोल रहे थे, देखिए अच्छा कोई बात नहीं है। तो इंटीग्रेशन क्या है कि वो वास्तव में एक छोटा सा हिस्सा आपको दिया रहेगा, ठीक है, छोटा छोटा हिस्सा, और उन सब को इंटीग्रेट करके, इंटीग्रेट मतलब होता है एक प्रकार से मिला करके एक बड़ा क्षेत्रफल का क्षेत्रफल निकालना या बड़ा वैल्यू निकालना, तो वो कहलाता है इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन। अब आप समझ रहे होंगे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है। इसमें बड़ा से छोटा बड़ा एरिया का मान दिया रहेगा आपको, छोटा निकालने से x दिया है, उसका छोटा सा हिस्सा dx निकालना है आपको। और इसमें क्या है कि आपको छोटा छोटा दिया रहेगा, मतलब एक छोटा हिस्सा का वैल्यू दिया रहेगा, मतलब dx आपको दिया रहेगा, और उसकी सहायता से आपको क्या करना है, पूरा x निकालना है। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते थे, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। यही पूरा प्रोसेस हम लोग अपनाते हैं इस पूरे इंटीग्रेशन में। और डिफरेंशिएशन में क्या था कि आप एक बार पैटर्न सीख गए तो चेन रूल या फॉर्मूला के तहत आप आराम से उसको सॉल्व करते जा रहे थे। इंटीग्रेशन में थोड़ा फॉर्मूला ज़्यादा है, और जहाँ तक मैंने देखा शायद 2-3 एक्सरसाइज आपको इस 30% जो सिलेबस कम के उसमें नहीं पढ़ना है। जैसे 7.8 आपको नहीं पढ़ना है, और शायद 7.5 भी नहीं पढ़ना है, और एक और है वो भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, वो मैं बता दूंगा आपको, मैं पढ़ाऊंगा सब, लेकिन आपको टिक लगवा दूंगा कि इस एग्ज़ाम की दृष्टि से नहीं है, आप एग्ज़ाम के बाद उसको पढ़ लीजिएगा। अभी सिर्फ एक बार ऐसे ही देखते चले जाइएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं उसको और आगे। तो अब सबसे पहले हमें इंटीग्रेशन में जानना होगा कि इंटीग्रल में कि इंटीग्रेशन क्या होता है, आखिर ये क्या है इंटीग्रेशन। ठीक है, हम लोग ऐसे मोटा मोटी से समझ चुके हैं, फिर भी एक टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग आज, इंटीग्रेशन। आज तो थ्योरी ही चल पाएगा, देखते हैं जो जो हो जाए। हालांकि भारी नहीं है, बहुत इजी है, और किसी भी चीज़ को खुद से भारी मानना नहीं चाहिए और खुद से कमज़ोर भी नहीं मानना चाहिए। चलिए, तो इंटीग्रेशन में स्पष्ट आपको जो नोट्स दिया गया है आप उसको उम्मीद है कि नोट कर लिए होंगे, नहीं नोट किए होंगे तो फिर से आप सुनिए, आज सिर्फ सुनने का ही काम है। तो इंटीग्रेशन में सबसे पहले
जिसे इंटीग्रल को समाकल्य बोलते हैं। देखिएगा आधा ल है, वहाँ अगर पूरा ल लिखा होगा तो उसको सुधार लेंगे, वो मिसप्रिंट है। इंटीग्रेशन को हिंदी में समाकलन बोलते हैं, उसको समाकल्य, इसको समाकलन, ठीक है। तो लिखा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन ओरिजिनेटेड इन 2 वेज। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो 2 तरीके से, ठीक है, ओरिजिनेट हुआ है, मतलब उत्पन्न हुआ है। यानी समाकलन की अवधारणा 2 तरीके से हम लोग इसको मूलतः जो है कि नहीं ओरिजिनेट किए हैं या उत्पन्न किए हैं या उत्पन्न हुआ है। मतलब 2 क्षेत्रों में विशेष रूप से इसको हम लोग प्रयोग करते हैं। कौन कौन सा 2 शर्त है? तो पहला बोल रहा है इन कोर्स ऑफ कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ ए क्लोज रीजन। आपको कोई क्लोज रीजन दिया रहा है, जैसे मैंने कहा ना कि एक मान लीजिए सर्किल दिया है, कोई एक पाराबोला दे दिया, कोई क्लोज ऐसा रीजन है, मान लीजिए पाराबोला है और लाइन है, ठीक है, या कुछ भी दे दिया हो, कोई भी क्लोज रीजन हो, बंद एरिया, और उसका आपको क्षेत्रफल निकालना हो, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल कैलकुलेट करने में एक समतल में कोई एरिया हो, ये ध्यान रखेंगे, 3D में नहीं, प्लेन में, तो उसका एरिया निकालने में इसका प्रयोग किया जाता है। पहला प्रयोग, इन कोर्स ऑफ कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ ए क्लोज रीजन इन अ प्लेन। किसी प्लेन में किसी बंद क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए इंटीग्रेशन का प्रयोग किया जाता है। ये किस पर बेस्ड होता है? तो लिखा है इट इज़ बेस्ड, यह आधारित होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द लिमिट ऑफ द सम ऑफ सीरीज। यह जो है वो सीरीज के सम के लिमिट के आधार पर होता है, जो आपको नहीं पढ़ना है, लिमिट वो 7.8 में आपको दिया है, फिर भी हम लोग देखेंगे उसे। तो उसका एक फॉर्मूला है। तो ये क्या कहता है कि इसको निकालने के लिए हम लोग सीरीज के सम के लिमिट का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे कभी कौन सा एरिया का निकालना है उसके अनुसार हम लोग लिमिट वगैरह का यूज करते हैं। हुज ईच टर्म्स टेंड्स टू 0, जिसका प्रत्येक जो टर्म है आपको पता है टेंड्स टू 0 कैसे होता है, जैसे ऐसे हम लोग तो नेक्स्ट टेंड्स टू 0 इस तरीके से। एंड नंबर ऑफ टर्म्स टेंड टू इन्फिनिटी, और उसकी जो संख्या होती है टर्म का वो इन्फिनिटी तक जाता है। मैं उस फार्मूला को ज़रा एक बार आपको दिखा देता हूँ, आप निश्चिंत रहें। 7.8 में वो फार्मूला आपको पढ़ना है। देखिए वो एक फार्मूला ये है कि डिफिनिट इंटीग्रेशन में होता है f(x) कोई मान लीजिए फंक्शन है, उसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। वैसा भी बताना ज़रूरी नहीं था, लेकिन फिर भी मैं सोचा कि चलिए एक बार थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। वो इस प्रकार से होता है b-a लिमिट, समझ जाएंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ये भी आपको सोचना नहीं है। 1/n fa प्लस fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h, ऐसे ही डॉट 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 प्लस f a प्लस n-1 इंटू h, ठीक है, और यहाँ पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो वो क्या बोला कि इसमें हम लोग जो टर्म्स होते हैं, जो सीरीज होते हैं, उसके सम का लिमिट निकालते हैं, और उसका प्रत्येक पद जो होता है वो टेंड्स टू 0 होता है, और पदों की संख्या भी इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो इसी के यही फार्मूला की सहायता से हम लोग किसी क्लोज्ड रीजन का एरिया निकालते हैं, जिसको हम लोग अध्याय 8 में पूरा विस्तार से इसको पढ़ेंगे। थोड़ा सा केवल यहाँ पे हम लोग 7.8 में इसको डिस्कस करेंगे। फिर लिखा है इसी में पैराग्राफ चेंज करके, इन फैक्ट मतलब वास्तव में, इट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन, वास्तव में इसको हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? तो लिखा है कि बिकॉज, क्योंकि, ऑफ प्रोसेस ऑफ समेशन, क्योंकि हम लोग इसमें ऐड करते हैं। और अभी अभी मैंने आपको कहा कि छोटे छोटे पार्ट्स को मिलाकर उसको जब एकीकृत करते हैं, हम लोग एक बड़ा पार्ट का मान निकालते हैं। तो किसी भी बड़ा पार्ट को हम लोग जब निकालते हैं, मतलब सबको जोड़ रहे हैं एक प्रकार से, तो जोड़ को हम लोग हिंदी में शॉर्ट में या अंग्रेजी में समेशन बोलते हैं, जिसको आप लोग शॉर्ट में सम बोलते हैं।
सब लोग जानता होगा। तो कहता है कि चूंकि ये जोड़ने की एक प्रक्रिया है, छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ करके एक बड़ा पार्ट्स का मान निकाला जाता है, ठीक है। तो कहता है कि समेशन की प्रक्रिया होने के कारण ही इसे इंटीग्रेशन कहा जाता है। और ये भी कह दिया कि इंटीग्रेशन का सामान्य अर्थ जो है वो समेशन ही होता है, ठीक है। समेशन मतलब सबको मिलाना, सबको जोड़ना। फिर ये तो पहला यूज हुआ। दूसरा यूज किस क्षेत्र में करते हैं हम लोग, तो दूसरा यूज भी देख लिया जाए। दूसरा यूज में लिखा है कि इन एन एफर्ट टू फाइंड अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज नोन। देखिए दूसरा जो है ये भी बड़ा बेहतरीन है, इसका यूज 7.1 में सिर्फ होगा। लिखा है कि इसका प्रयोग हम लोग उस लिए भी करते हैं जिसका डेरिवेटिव दिया रहेगा, ये पता करना हो कि ये डेरिवेटिव किसका है। जैसे आपको कोई फंक्शन दिया था, मान लीजिए x दिया है, सपोज किया जाए, या x² दिया है, तो आप इसको क्या करते थे, डिफरेंशिएट करते थे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करते थे, कहते थे कि 2x होगा। तो ये देखिए इस फंक्शन का ये क्या है, डेरिवेटिव है। तो अब क्या करेगा, डेरिवेटिव दे देगा और कहेगा कि ये डेरिवेटिव किस फंक्शन का है। मतलब पहले ऐसे ज्ञात करते थे, अब आपको ऐसे ज्ञात करना होगा, जस्ट उल्टा प्रोसेस। बात समझिए ध्यान से। इसका प्रयोग लिखा है इन एन एफर्ट टू फाइंड अ फंक्शन। इसका प्रयोग किसी फंक्शन को ज्ञात करने में किया जाता है जिसका डेरिवेटिव दिया रहे। अब बोलेगा कि 2x बताइए किसका डेरिवेटिव है, तो 2x किसका डेरिवेटिव ये निकालना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। इसका प्रोसेस है, ऐसे हम लोग लिखेंगे 2x इंटू dx, 2 कांस्टेंट बाहर आएगा और x का पहले तो डिफ्रेंशिएशन करते थे, तो डिफ्रेंशिएशन में हम लोग ये फॉर्मूला लगाते थे nx n-1, इंटीग्रेशन में जस्ट ऐसे हो जाएगा x की पावर n+1 बटा में n+1, तो यहाँ हो जाएगा x, यहाँ n+1 करेंगे तो पावर यहाँ पर 1 है, तो 1+1 बटा में 1+1, तो ये 1 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो x का पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा x²। आ गया ना वो फंक्शन। तो थोड़ा प्रोसेस है, सब समझेंगे हम लोग, बस अभी मोटा मोटी समझाया जा रहा है कि है क्या ये। तो बात पूरी समझ में आई। पहला एरिया फाइंड करने में पहले हम लोग यही जाने कि इसका मतलब स्कोप किधर है, किस लिए प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। इसलिए 2 चीज़ बताया गया, एक क्लोज रीजन का एरिया फाइंड करने में, और जिसमें हम लोग सीरीज के सम का लिमिट निकालते हैं, और दूसरा जो है वो ये पता करने में कि कोई भी दिया गया डेरिवेटिव किस फंक्शन का है, यानी उस डेरिवेटिव का मूल फंक्शन क्या है ये पता करने में। मतलब ये इसका डेरिवेटिव था तो इसका ये क्या कहलाएगा, एंटी डेरिवेटिव, जिसको हम लोग इंटीग्रेशन भी बोलेंगे। आगे अभी सब कुछ आ रहा है। तो ये 2 चीज़ों में प्रयोग करने में हम लोग इंटीग्रेशन को यूज करते हैं। अच्छा जी, अब आया कि वास्तव में इसका डिफिनीशन क्या होगा। जरा एक डिफिनीशन देखा जाए। अभी तो ये था कि ये इसका प्रयोग किस किस तरीक़ों में किया जाता है, 2 वेज दिखाया गया आपको, 2 तरीके दिखाए गए। अब बोला कि इसका डिफिनीशन क्या है। डिफिनीशन में लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एंटी डेरिवेटिव। देखिए डेरिवेटिव का जस्ट उल्टा, एंटी मतलब उल्टा हो जाता है, एंटी डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव को अवकलज बोलते थे, एंटी लग गया तो प्रति अवकलज मतलब उसका उल्टा, प्रति अवकलज, प्रति अवकलज ऑफ अ फंक्शन is called anti differentiation, और इंटीग्रेशन। पूरी बात को समझ लेंगे।
एक और डिफिनीशन दिया है, हम लोग उसको भी देखते हैं, छोटा छोटा ही है। दूसरा जो इन्वर्स का परिभाषा दिया है इंटीग्रेशन का, वो लिखा है कि द इन्वर्स प्रोसेस, जो व्युत्क्रम उल्टा जो तरीका है, द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एक और डिफिनीशन दिया है, हम लोग उसको भी देखेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे बारी बारी से। तीसरा जो डिफिनीशन दिया है कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल्स यानी समाकल ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। देखिए ये 3 डिफिनीशन आपको दिए गए हैं, बहुत बेसिक डिफिनीशन है, बहुत आराम से आप समझ सकते हैं। एक बात तो ये समझना कि एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? तो ज्ञात करने की। क्या ज्ञात करने की? तो एंटी डेरिवेटिव। किसका एंटी डेरिवेटिव? तो किसी फंक्शन का। यानी कि किसी फंक्शन का पहले हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करते थे, डिफरेंशिएशन फाइंड करते थे, डिफरेंशियल प्रोसेस का नाम था। तो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते थे, अब हमें क्या करना है? किसी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो कहता है कि किसी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग इंटीग्रेशन कहें या एंटी डिफरेंशिएशन कहें, बातें कही हैं। दूसरा परिभाषा क्या बोल रहा है कि द इनवर्स प्रोसेस माने वह उल्टा नियम ऑफ डिफरेंशिएशन। किसका उल्टा नियम? तो डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का जो इनवर्स प्रोसेस है, जैसे डिफरेंशिएशन निकालते थे, जस्ट उस प्रोसेस को हम लोग उल्टा करते चले जाएंगे तो उसी को हम लोग इंटीग्रेशन बोलेंगे। इसमें जस्ट उल्टा काम करना है। तो क्या है? एक लाइन में बोल देंगे द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तीसरा क्या बोल रहा है? तीसरा कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल। कैसा प्रोसेस है ये? तो इंटीग्रल फाइंड करने का है। कहेगा कि इसका इंटीग्रल फाइंड कीजिए, मतलब वही कैसे करता था, डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड कीजिए, मतलब डिफरेंशिएट कीजिए। वैसे इंटीग्रेट करने का मतलब इंटीग्रल ज्ञात कीजिए, उसका समाकल ज्ञात कीजिए, जिसको हम लोग एंटी और डेरिवेटिव बोल रहे हैं, बात वही है। तो क्या लिखा है? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन। किसी फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड करने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं। ये आपका था बेसिक डिफिनीशन, जिसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। एकदम एक लाइन में यही समझना है आपको कि भैया डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा प्रोसेस इंटीग्रेशन कहलाता है। उसमें हम लोग तोड़ते थे बड़ा चीज़ से छोटा चीज़ के रूप में, इसमें छोटे छोटे चीज़ों को मिला करके बड़ा चीज़ का निर्माण करते हैं। जैसे एक चीज़ मैंने अभी आपको दिखाया था बना करके, वैसे एक एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास कोई फंक्शन है, जैसे वो फंक्शन क्या है थोड़ा इसमें डाल दीजिएगा। तो 1 मिनट, दोनों एक जैसा हो गया है, शायद यही नया वाला है। ज़्यादा नहीं, 2-4 बूंद डाल दीजिएगा। देखिए जैसे मैं क्या कह रहा था आपको, मान लिया कोई फंक्शन है। पहले आप फंक्शन का क्या करते थे? डिफरेंशिएशन फाइंड करते थे। और मान के चलिए उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपका आ गया f डैश x। ठीक है, क्या आ गया? f डैश x। अब यदि इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव पूछा जाए कि क्या है, मतलब जैसे इसका ये डेरिवेटिव है, जैसे 4 का उल्टा 1/4 है, तो 1/4 का उल्टा कौन होगा? 4 होगा। इसका उल्टा ये है तो इसका भी तो उल्टा ये है। वैसे ही इसका, जैसे इसका ये डेरिवेटिव है तो इसका ये एंटी डेरिवेटिव कहलाएगा। तो वही बात यहाँ कहता है कि भैया अगर f(x) का डिफरेंशिएशन f डैश x है, या कोई दूसरा कोई फंक्शन मान लीजिए बड़ा f से मान लेते हैं, कुछ भी कहे वो तो हमारी मर्जी, तो नीचे लिखेंगे कि देन क्या हुआ, किसी को
अच्छा ठीक है, ओके। देन एंटी यहाँ लिखना पड़ता है वहाँ पे, जैसे डेरिवेटिव लिखते हैं वैसे एंटी डेरिवेटिव, कि अगर एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन इतना है तो इसका ये डेरिवेटिव है, तो इसका ये एंटी डेरिवेटिव है। एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, इसका कहीं चाहिए इसका कहें, और एफ डैश एक्स दोनों कहें, दोनों एक ही बात है, एक ही चीज़ माना गया है, इज एफ एक्स। यानी अगर एफ एक्स का ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव, तो इसका ये क्या कहलाएगा, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यानी कि हम लोग डिफरेंशिएशन में जो काम कर रहे थे जैसे उसका उल्टा प्रोसेस अपनाना है हमें। चलिए जी, ये तो हुआ इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा चर्चा की हम लोग। अब अगला जो टॉपिक है वो इंटीग्रल कैलकुलस है। क्या है? इंटीग्रल कैलकुलस, समाकल्य कलन। कैलकुलस में दो चीज़ें थी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, हम लोग उसमें से डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है इंटीग्रल कैलकुलस। ये क्या है? इंटीग्रल कैलकुलस क्या है समझेंगे जरा। लिखा है इंटीग्रल कैलकुलस या इंटीग्रल्स आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, इंटीग्रल्स जो है वो टू टाइप के होते हैं। पहला आपने सुना है, देखा नहीं होगा, डिफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, और इसको बोलते हैं निश्चित समाकलन। और डिफिनिट का मतलब क्या होता है? निश्चित समाकलन या समाकल्य। और एक होता है इनडिफिनिट। समझ ही रहे हैं, डिफिनिट का उल्टा क्या होगा? इनडिफिनिट। इनडिफिनिट इंटीग्रल या इंटीग्रेशन जो कहिए, अनिश्चित है ना, जिसकी कोई निश्चितता नहीं है, अनिश्चित समाकल्य या समाकलन। अब एक बात को थोड़ा ध्यान समझिएगा, ये डिफिनिट और ये इनडिफिनिट में क्या होता है, क्या अंतर है, वो हम लोग बात करेंगे। अभी फिलहाल ये कहता है कि इन दोनों को जब हम एक साथ मिला दें तो उसको बोलेंगे इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में दो चीज़ें होती है इंटीग्रल में, एक डिफिनिट होता है और एक इनडिफिनिट होता है। जोड़ा मैं समझा ही देता हूँ। देखिए, जैसे ये इंटीग्रेशन का साइन है, हल्का सा, अब एस नहीं बना देना है आपको, एस को ही लंबा खींचना है, एकदम स्ट्रेट लाइन, जैसे हल्का सा इधर घुमा रहे, हल्का सा इधर घुमा रहे, बस। ठीक है, थोड़ा मतलब पतला एस है और लंबा बहुत सारा। ठीक, तो देखिए उसमें मान लीजिए कोई फंक्शन आपको दिया गया है और उसको x के रिस्पेक्ट में, जैसे dx पहले कैसे लिखते थे आप? dy/dx लिखते थे, बटा में लिखते थे कि x के सापेक्ष करना है। अब ये गुना में होगा, चूंकि उसका उल्टा है ना, भागा का उल्टा गुना होता है, तो यहाँ लिखा है और ये बताएगा कि इसी के रिस्पेक्ट में आपको जो है कि इंटीग्रेट करना है, x के सापेक्ष रिस्पेक्ट करना है। तो जैसे कि लिखते थे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वैसे लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सब चीज़ वही रहेगा, जस्ट केवल ये रहेगा गुना में, तो बटा में था तो गुना में हो जाएगा। अच्छा देखिए, जिसका यहाँ पे लिमिट नहीं दिया रहे, समझ जाइएगा कि वो है, क्योंकि लिमिट ही नहीं है, सीमा ही नहीं है, सीमा रहित है, मतलब वो अनिश्चित इनडिफिनिट इंटीग्रल है। और यही आपको पूरा पढ़ना है 7.1 से लेकर के 7.7 तक। और फिर उसके बाद एक ऐसा फंक्शन देखेंगे, और इंटीग्रेशन को शॉर्ट में हम लोग आई से डिनोट करेंगे, वो आप तो सब बताया जाएगा। और एक ऐसा फंक्शन होगा जिसमें फंक्शन को इंटीग्रेट तो करना होगा, लेकिन ना उसमें लिमिट दिया रहेगा कि कहाँ से कहाँ तक करना है आपको। जैसे लिखा रहेगा a से b तक, 0 से 1 तक, 2 से 3 तक। ठीक है, तो जिसको सीमा में बांध दिया गया, जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और कोई एंडिंग पॉइंट है, समझ में आ रही है? तो अगर पॉइंट उसका दे दिया गया है, उसके इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ये कम रहेगा, ये ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ये आप देखेंगे। तो जिसमें कोई लिमिट नहीं हो उसको इनडिफिनिट अनिश्चित समाकलन, और जिसमें लिमिट दिया गया हो उसको बोलेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन। और इन दोनों को एक साथ लिखा है, इंडिफिनिट एंड डिफिनिट इंटीग्रल्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द इंटीग्रल कैलकुलस। इन दोनों को एक साथ इंटीग्रल कैलकुलस के नाम से जाना जाता है। किसको किसको?
डिफिनिट और इनडिफिनिट को जब आप ये 7.1 से 7.7 तक है, उसके बाद 7.8 से आप जब आगे बढ़ेंगे 7.11 तक, तो उसमें आपको ये भी रहेगा। ये क्या रहेगा? यही रहेगा ही, मतलब ठीक है। तो आप समझ गए कि इंटीग्रल कैलकुलस कुछ है नहीं, वो डिफिनिट और इनडिफिनिट को हम लोग एक साथ इंटीग्रल कैलकुलस कहते हैं। ठीक है, चलिए जी, अब आगे कुछ फंडामेंटल थ्योरम है, उसको हम लोग जरा देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है 5 मिनट और क्लास लेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को कोचिंग जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे टाइमिंग भी हो ही चुका है लगभग, लग रहा है कि वो अब कट ही होगा। अगर कट हो जाएगा तो आप लोग चले जाइएगा, ठीक है। अगर कट नहीं हुआ तो हम लोग बात करते हैं तब तक। चलिए जी, तो अगला कट होने का इंडिकेशन दे ही दिया है। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा फंडामेंटल। और सब लोग कल से तैयार रहेंगे। देखिए आज थोड़ा सा वो वीडियो सारा 10-16 डाल रहे थे हम लोग, तो चूँकि भाई अब समय नहीं है तो सब लोग अपना जल्दी जल्दी तैयारी करें, तो इसलिए थोड़ा सा रात में लेट हो गया। और वैसे भी थोड़ा सा तबीयत अभी तो उतना कंफर्म नहीं था, इसलिए थोड़ा सा परेशानी हुआ, वरना 5:30 में स्टार्ट ही हो जाएगा। और वीडियो कैमरा वाला भी नहीं आया था लोग। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, मतलब कलन जो है, ठीक है, उसका फंडामेंटल थ्योरम क्या है, वो बेसिक सिद्धांत क्या है। तो लिखा है कि अ रिलेशन बिटवीन डिफिनिट एंड इनडिफिनिट इंटीग्रल वाज एस्टैब्लिश्ड विच इज नोन एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि अ रिलेशन बिटवीन द डिफिनिट एंड indefinite and indefinite integral was established, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट तो स्थापना होता है, स्थापित, इज नोन एज, जाना जाता है, is known, KNOWN, known as fundamental theorem of calculus। जो फंडामेंटल फंडामेंटल थ्योरम क्या है ये पूछ रहा है कि कैलकुलस का फंडामेंटल थ्योरम किसे कहते हैं। तो इसमें स्पष्ट लिखा है कि ये एक ऐसा रिलेशन किसके किसके बीच में, वही डिफिनिट और इनडिफिनिट के बीच में, ठीक है। तो जो संबंध डिफिनिट और इनडिफिनिट के बीच में स्थापित किया जाता है, जो बिठाया जाता है, उसी को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के नाम से जाना जाता है। माने दोनों के बीच के संबंध को स्थापित करने वाला जो भी संबंध है, दोनों के बीच में जो रिलेशन बैठाता है, उसी को हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसमें एक नोट लिखा है कि डिफिनिट इंटीग्रल हैज़ एप्लीकेशन इन मेनी डिसिप्लिन्स लाइक इंजीनियरिंग, साइंस, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड प्रोबेबिलिटी। मतलब इसका यूज किस किस क्षेत्रों में किया जाता है, माने व्यापक रूप से। तो डिफिनिट इंटीग्रल का उपयोग बहुत सारा क्षेत्र, जैसे इंजीनियरिंग है, साइंस के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, फिर से फाइनेंस, वित्त के क्षेत्र में, और फिर प्रायिकता के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है बहुत सारा। इसके बाद है एक और नोट ही में है, वो लिखा हुआ है, वो तो मैं आपको समझा ही दिया, फिर से लिखा हुआ है तो एक बार फिर से सुन लीजिए। इंटीग्रेशन एज इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। समझ ही रहे इंटीग्रेशन क्या है, इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, और डिफरेंशिएशन क्या है, वो इन्वर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन है, एक दूसरे का उल्टा प्रोसेस है। दूसरा लिखा है कि अतः दस फाइंडिंग इंटीग्रल मतलब एंटी डेरिवेटिव, कोई भी का इंटीग्रल मतलब एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का उल्टा। फाइंडिंग इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स मीन्स फाइंडिंग अ फंक्शन एफ एक्स हुज डेरिवेटिव इज गिवन। देखिए कहने का मतलब वही था, मैंने अभी आपको एग्जांपल समझाया था। अगर मान लीजिए कोई करे इंटीग्रेशन फाइंड करना है और आपको कोई डिफरेंशिएशन दिया गया है, जैसे मान के चलिए कोई भी फंक्शन आपको, जैसे मैंने भी समझाया कि ये ऐसे आपको दिया गया है और उसका
मान लिया जाए कि ये आपका डिफ्रेंशिएशन आ रहा है, तो अगर कहेगा कि बताइए अगर इसका ये डिफ्रेंशिएशन है और कहता है कि अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड कीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन फाइंड करने का मतलब यही हुआ कि भैया इसको हम लोग अगर इंटीग्रेट करेंगे तो फिर वो फंक्शन आ जाना चाहिए। ठीक है, वही बात यहाँ समझा रहा है कि देन अगर ऐसा है, मान लिया जाए कि कहने का मतलब कि कोई भी फंक्शन और शुरू में ही मैंने एफ डैश एक्स कहिए या एफ एक्स कहिए, मैंने कह दिया, जहाँ भी देखिएगा बड़ा एफ लिखा होगा ना, समझ जाइए कि वो डिफ्रेंशिएशन दिया, डेरिवेटिव दिया गया है और वो किसका डेरिवेटिव है ये फाइंड करना है। तो इसको जो हम लोग डिफ्रेंशिएट ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, बात एक ही है। ठीक है, सॉरी, ये किसका डेरिवेटिव था, तो एफ एक्स का था, तो वो हम लोग, या एफ डैश एक्स रहेगा तो किसका, ये किसका डेरिवेटिव था, एफ एक्स का था, तो इसका ये डेरिवेटिव था, मतलब इसका ये एंटी डेरिवेटिव हुआ, यानी इसका इंटीग्रेशन हुआ, तो उसी को फाइंड करना है। जब भी कहे तो हमें यही प्रोसेस अपनाना है। अब एक बात और इसमें है, थोड़ा उसको भी हम लोग जल्दी से सुन ले। इसमें स्पष्ट लिखा है कि जो आप सिंबल ये देख रहे हैं, जो मैंने अभी आपके डिस्कस किया, ये सिंबल जिसको इंटीग्रेशन में यूज किया जाता है, इसको कहता है कि द सिंबल ये इज कॉल्ड इंटीग्रल साइन। ये क्या है, इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रल साइन। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन है, चिन्ह है। एंड हियर dx जो आप देख रहे हैं, ये dx लिखा है कि dx डिनोट्स द